नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त गाजियाबाद की खबर के साथ करेंगे, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात। आईटीएस कॉलेज में सुनी पीएम मोदी की मन की बात। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में रहे मौजूद, तो सुशासन दिवस के कार्यक्रम को किया संबोधित। तो गाजियाबाद में मौजूद थे। चूंकि आज सुशासन दिवस के कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात। तो प्रधानमंत्री द्वारा आज मन की बात का कार्यक्रम था, जिसे सुनते हुए जेपी नड्डा नजर आए, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आईटीएस कॉलेज में प्रधानमंत्री की सुनी मन की बात। तो इसका आयोजन आईटीएस कॉलेज में किया गया, जहां सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुशासन दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, आज जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम था? चूंकि देखिए, पूरा देश आज का दिन सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है और जगह जगह कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए ऋतु, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात होती है तो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चूंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, तो ऐसे में आज का जो दिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। गाजियाबाद में जब भी मन की बात हुई तभी कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन आज ये जो कार्यक्रम है वो खास इस लिए भी है कि जो प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के भूपेंद्र चौधरी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो गणमान्य लोग हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ मोहन नगर इलाके पर एक निजी कॉलेज है वहाँ पर आए और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके मन की बात सुनी। मोटे तौर पर देखा जाए ऋतु, तो मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो योग है वो कहीं ना कहीं एविडेंस जो बेस्ड है और कई बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, डिप्रेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, योग को लेकर खास तौर से उनका जो फोकस था वो रहा। साथ ही जो टीवी है, टीवी को लेकर उन्होंने खास बात कही और ये दावा किया कि जो 2025 है तो जो देश है वो टीवी मुक्त होगा, ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। साथ ही कोरोना को लेकर भी, चूंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना को लेकर उन्होंने खास तौर पर लोगों से अपील की कि कोरोना में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें और साथ ही जो नियम है, खास तौर से जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है उनका ज़रूर पालन करें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात में बोलते हुए दिखाई दिए। और मैं बता दूं ऋतु, खास तौर पर कि जो जब भी प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बात में एक संदेश छुपा होता है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए, उनकी जीवन शैली के लिए, उनकी दिनचर्या के लिए खास तौर पर ऐसे टिप्स जो होते हैं जो लोगों को एक अच्छा मैसेज देते हैं। तमाम बड़े मुद्दे वो इस दौरान उठाते हैं और साथ ही जो लोग हैं उनको एक जीवन शैली, एक ऐसे सुझाव लोगों को देते हैं जिनसे उनका जो जीवन है वो ना सिर्फ अच्छा हो बल्कि सुगम भी हो। जी, इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए, एक ही मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं यादराम, आगे आने वाले चुनावों को लेकर बातचीत भी हुई होगी, रणनीति भी तय की गई होगी। क्या अन्य भी कार्यक्रम गाजियाबाद में रहने वाले जिसमें सम्मिलित होंगे? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव है वो नज़दीक हैं और ऐसे में
दो बड़े नेता बीजेपी के गाजियाबाद में हैं, तो जाहिर तौर पर जो चुनाव है उसकी बात ज़रूर होगी और हुई भी है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी और साफ तौर पर जो एक संदेश है कार्यकर्ताओं को वो ये है कि आप लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और बात सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं है ऋतु, ये माना जा रहा है कि जो 24 के चुनाव है कहीं ना कहीं उसकी जो प्रैक्टिस है वो निकाय चुनाव है। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है आज बैठकें होंगी। लेकिन गाजियाबाद में पिछले दिनों एक बड़ी गुटबाजी सामने आई थी, जिसमें गाजियाबाद के जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह, सभी विधायकों ने उनका विरोध किया और कहा कि जनरल आज भी जनरल है, वो सांसद बन ही नहीं पाए और लोगों के मन में सांसद का किसी भी तरह का जो एक लगाव था वो नहीं है। साथ ही जनरल दिल्ली चले गए और यहाँ पर आना उनका बड़ी बात होती है, क्योंकि लेकिन जो सांसद होता है वो लोगों के बीच में रहता है, उनका जो व्यवहार है वो जनरल वाला है, काफ़ी एरोगेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी पिछले दिनों एक गुटबाजी भी सामने आई थी, जिसमें एमएलसी दिनेश गोयल ने एक पत्र जारी कहा था और ये साफ तौर पर कहा था कि महानगर अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और साथ ही जो विधायक हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने जनरल के खिलाफ साजिश की। बाकायदा इसके लिए एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। हालांकि जो बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल में जुटी है, क्योंकि चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो निकाय चुनाव हो, वो बेहद नज़दीक हैं। तो ऐसे में तैयारियों के लिए समय बेहद कम है और ऐसे समय में जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन सब बातों को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन खास तौर पर मैं ऋतु बता दूं कि जो जनरल हैं उनका जो विरोध है वो न सिर्फ संगठन पर हो रहा है और बल्कि जो लोग हैं वो भी इनका विरोध कर रहे हैं कि 2 बार सांसद रहने के बावजूद सांसद के अंदर जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, जो विजिबिलिटी होनी चाहिए, वो जनरल में देखने को नहीं मिलती है। जी ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह माल्यार्पण किया। अटल जी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म को देख रहे हैं सीएम। कोविड-19 से दिवंगत 53 पत्रकारों के परिजनों का मदद राशि भी दी। तो लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। चूंकि देखिए आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका आज जयंती है और इस मौके पर हर कोई उन्हें नमन करता हुआ, याद करता हुआ और लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, नमन किया और इसके साथ ही साथ अटल जी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म को सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। तो कोविड-19 से दिवंगत 53 पत्रकारों के परिजनों को मदद राशि भी सौंपी जाए। बढ़ेंगे आगे। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जन्म जयंती है, जिसे बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश में मना रही है। पीएम मोदी सुबह पूर्व पीएम की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। समाधि स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में अनूप जलोटा ने अटल जी के पसंदीदा भजन भी गाए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सदैव अटल समाधि स्थल पर पहुंचकर सभी वो बड़े चेहरे, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया, नमन किया और इस दौरान प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ये 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, जिन्होंने
सदैव अटल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे और इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने सदैव अटल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए, इस दौरान प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और अनूप जलोटा ने इस प्रार्थना सभा में वो सभी भजन गाए जो अटल जी को पसंद थे। देश भर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोरखपुर में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने। निकाय के रण में खासतौर से न्यूज ऑन इंडिया की टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंच रही है कि इस वार्ड में जनता की क्या सोच है, उसको लेकर के लोगों के बीच में जनता से जानने का प्रयास कर रही है। खासतौर से जो मूलभूत सुविधाएं थी, उन मूलभूत सुविधाओं पर पूर्व के पार्षद या ग्राम प्रधान किस तरह से खरा उतरे, जनता कितनी खुश है, उस पर न्यूज ऑन इंडिया की एक पड़ताल चल रही है। इस समय हम पहुंचे हुए हैं नवागत वार्ड जो बना है, वार्ड नंबर 30 में। बढ़ेंगे आगे खबरों में। थोड़ी देर में कन्नौज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तालग्राम के नरुइया गांव जाएंगे डिप्टी सीएम। तो पूर्व प्रधान की हत्या के बाद परिजनों से करेंगे मुलाकात। सपा प्रधान पर हत्या का आरोप है, तो थोड़ी ही देर में कन्नौज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो तालग्राम के नरुइया गांव जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व प्रधान की हत्या के बाद परिजनों से करेंगे मुलाकात। इसके साथ ही सपा प्रधान पर हत्या का आरोप है, तो कहीं ना कहीं परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। इसके साथ ही जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए, इसका भी कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए नजर आएंगे। तो तालग्राम के नरैया गांव में परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो पूर्व प्रधान की हत्या के बाद ये मुलाकात है परिजनों से। तो कन्नौज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पूर्व प्रधान की हत्या के बाद परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो सपा प्रधान पर हत्या का आरोप है और परिजनों को सांत्वना देते हुए, ढांढस बांधते हुए और इसके साथ ही जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की आश्वासन देते हुए डिप्टी सीएम नजर आएंगे। तो थोड़ी ही देर में कन्नौज पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का? तो देखिए, जिस तरह बता दें कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नरोया गांव में जो पूर्व प्रधान की हुई पीट कर हत्या, उसमें आज उनके घर मुलाकात करने पहुंचेंगे, जहां उनके परिजनों को सांत्वना देंगे, साथ ही उनसे मुलाकात भी करेंगे। हालांकि वहीं उनका कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन तैयारी है। वहीं वह जो कि 13 जाकेट के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद वो वाया कार के द्वारा नरोया गांव मृतकों के घर पहुंचेंगे, जहां से उन पर मुलाकात करेंगे। हालांकि उसके बाद वह कानपुर के लिए रवाना होंगे। साथ ही साथ इससे पूर्व जो कि समाजवादी पार्टी का जो एक मंत्रिमंडल भी पहुंचा था इससे 4 दिन पूर्व, जहां उन मृतकों के उनकी पत्नी को एक चेक जो कि 2 लाख रुपए की चेक भी दी थी। हालांकि उनसे भी उनके परिजनों ने बात की कि जो दोषी हैं उन पर उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही उन्हें फांसी दिलाने का काम किया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक सहायता देने से उन्हें इस
को संतुष्टता नहीं पहुंचेगी जिस तरह दोषियों पर जब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इसी के दौरान डिप्टी सीएम जब आज केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं तो उन्होंने भी खास से बात करते हुए कहा, उनके परिजनों की ये भी कहना था कि अधिकारी या फिर चाहे वो कोई नेता पहुंचता है उन्हें सांत्वना तो सब देते हैं, लेकिन जो दोषियों पर कार्रवाई की बात आती है तो अभी तक ना तो प्रशासन सुनवाई कर रहा है और ना ही कोई अन्य। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जो तेज रफ्तार कार नाले में गिरी हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक लापता है, एक गंभीर रूप से घायल है, तो घायल अस्पताल में कराया गया है भर्ती। लापता युवक की तलाश लगातार की जा रही है, रेस्क्यू जारी है। मड़ियावा के रहने वाले थे कार सवार, तो सभी नरहरपुर गए थे किसी से मिलने। वहीं सैरपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो एक युवक अभी लापता बताया जा रहा है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो वही एक युवक घायल है जिसे अस्पताल ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है। तो लापता युवक की तलाश लगातार की जा रही है। मड़ियावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सवार, तो सभी नरहरपुर गए थे किसी से मिलने और इसी दौरान यह हादसा हो गया। सैरपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे को पर दुख जताया है। रामपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर संगठन के लोगों ने बस को रोककर हंगामा किया। वहीं मिलक थाना क्षेत्र में ईसाई पादरी के साथ बस से दिल्ली जा रहे थे 25 लोगों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर बस से उतरवाया। तो आरोप है कि कुछ लोगों को क्रिसमस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता सूचना पर नगर के हाईवे स्थित खाते नगरिया मोड़ पर पहुंचे और जमकर हंगामा भी किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, ये जो मामला निकलकर सामने आया धर्म परिवर्तन का, कितनी सच्चाई इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी अधिकारी दे रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये मामला रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे ये आरोप है जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं उन लोगों ने एक गाड़ी को बस को पकड़ा। उस बस में बताया जा रहा था कि दिल्ली जा रहे थे लोग धर्म परिवर्तन करने, और धर्म परिवर्तन कराने के लिए शिवदेश नाम के एक पादरी हैं वो उनको ले जा रहे थे और वहां उनका धर्म परिवर्तन होता। इस मामले में संजीव गुप्ता की जो रंग के और हिंदू परिषद लोग हैं उन लोगों ने इनको रोक के जो लोग थे उनको वापस घर भेजा और इनको पुलिस को बुला के उनके हवाले किया और इनके खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में जो इन्होंने आरोप लगाए वो यही थे कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए दिल्ली के जा रहे थे, जहाँ क्रिसमस डे के अवसर पर इन भोले भोले लोगों को बहका फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता। इसमें तहरीर दी गई संजीव गुप्ता के नाम से जी। और मुकेश पटेल ने इसमें काफी वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ इस मामले को लेके, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ₹10 कहा था कि नहीं इस क्रिसमस के दिन धर्म परिवर्तन से कोई घटना ना हो। इसको लेके प्रशासन भी सख्त था। रामपुर के अंदर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बादल, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने इसमें मीटिंग करने के बाद ईसाई धर्म के लोगों को बुलाकर ये बात बता दी थी और चेतावनी था, लेकिन ये सामने आई और प्रदेश में ये एक ऐसी पहली घटना है जो धर्म परिवर्तन के सामने आई है। रामपुर के अंदर इस घटना के आने से यहाँ हड़कंप मच गया है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद शिवदेश नाम के पादरी के उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए फहीम। मेरठ में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ 2019 में हुई हिंसा के मामले में जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश में यूपी आरडीपीपी एक्ट लागू होने के बाद ट्रिब्यूनल का ये पहला फैसला है और इस फैसले में अमरोहा के 86 उपद्रवियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में करीब 4,27,439 रुपए देने होंगे।
2019 में हुई हिंसा के मामले में जुर्माना, नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर यह जुर्माना लगाया गया है, जहां सार्वजनिक संपत्ति पर जिस तरह से तो नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन था और इस दौरान लगातार सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था, उसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है, ये फैसला आया है। तो प्रदर्शनकारियों पर 4,27,439 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो 86 उपद्रवियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है। तो इस फैसले में अमरोहा के 86 है। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला और उपद्रवियों ने जिस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, अब उसका फैसला आया है जहां प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना अब वसूला जाएगा उनसे। देखिए, मेरठ की बात, मेरठ का मामला है। 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जिस तरह से उपद्रवी हैं उन्होंने हंगामा किया था, उसके बाद योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया था कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर रहना है तो शांति व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो उपद्रवी हैं उन्होंने जिस तरह से उत्पाद किया था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद कल की बात की जाए तो कल मेरठ में इन पर जो जुर्माना लगाया गया है, साफ तौर पर सरकार ने बोला था कि पीआरआर के जो खिलाफ जो भी लोग हैं जो उपद्रवी हैं उन सब पर कार्रवाई की जाए। उपद्रवियों के खिलाफ मेरठ के अंदर कल जो सीए एनआरसी में जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनमें 86 लोग, अमरोहा में जो उपद्रव हुआ था उसमें 86 लोगों के नाम दर्ज हुआ था और लगभग 1,500 लोगों के जो अज्ञात में नाम लिखे गए थे। तो पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद कल उन पर जुर्माना लगाया गया है। 4,27,439 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने अपनी जो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी थे उनके खिलाफ ये चार्जशीट दर्ज की थी और उसके बाद में कल ये फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद उपद्रवी इसमें विरोध कर रहे हैं कि उनका कोई भी सीसीटीवी और वो उस समय मौजूद नहीं थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये कानून बनाने के बाद हाई कोर्ट ने पास किया था और उसके बाद देखा जाए तो ये पहली कार्रवाई मेरठ के अंदर कल देखने को मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। वहीं मेरठ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर अलीगढ़ से बवाल मामले वालों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक और निजी क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को आरोपी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी मानते हुए उनसे 1,04,620 रुपए की वसूली का आदेश सुनाया है, जिसके बाद जिलाधिकारी अलीगढ़ को वसूली के लिए आदेश की कॉपी भेज दी गई है। तो लगातार प्रदर्शनकारियों पर जुर्माने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।